हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सो अभी जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना देखा था, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे वो देखे थे, और इंडियन नेशनल आर्मी या आईएनएस जिसे कहते हैं या फिर आज़ाद हिंद फौज और रास बिहारी बोस और मोहन सिंह का हमने डिस्कस कर लिया था। और जितने भी BYQ लगी यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम का और या पीसीएस एग्ज़ाम पे जब पे पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस राजस्थान के और फिर आपका उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन जो था हमने कवर कर लिया था। तो ये हम क्रोनोलॉजी को सेट करके कर रहे हैं, यानी जैसे आपका मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन आता है ना, एक ऐसे आ सकता है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई है। तो ये जो वीडियो मैं दे रही हूँ आपको, ये वीडियो भी उसी सीक्वेंस में ही अरेंजमेंट के सीक्वेंस में ही, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि 1942 में बना आपका क्या क्या बनता है, फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो वो आज़ाद हिंद सरकार बनता है, सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। देन हमने उसके बाद क्या देखा था, मुकदमा देखा था जो कि 1945 था। तो मुकदमे से पहले जो घटना हुई थी एक CR फॉर्मूला दिया गया था, CR फॉर्मूला। देन वेबल योजना आई थी, वो डिस्कस करेंगे। फिर नौसेना विद्रोह देखेंगे। देन धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचेंगे, स्वतंत्रता की तरफ पहुँच जाएंगे। कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना से कैसे भारत का विभाजन होता है सब हम कवर करेंगे। सो CR फॉर्मूला देख लेते हैं। सो CR फॉर्मूला में किसने CR फॉर्मूला दिया, ये पहले तो यही कुछ पूछेगा। CR का मतलब क्या, चित्तरंजन दास नहीं है यहाँ पे। CR का मतलब है C राजागोपालाचारी, जो कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के पक्षधर थे। किसने दिया था, C राजगोपालाचारी ने दिया था। और 10 जुलाई 1984 को क्या हुआ था, 10 जुलाई 1944 को उन्होंने गांधी जी की स्वीकृति से देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना CR फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों प्रस्तुत किया था C राजगोपालाचारी ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के ये पक्षधर थे और उन्होंने चाहा कि 10 जुलाई 1940 को उन्होंने गांधी जी की स्वीकृति से देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो जातिवाद भेद है, रिलीजन बेस्ड जो है, उसके उद्देश्य से कांग्रेस की मुस्लिम लीग के मध्य समझौते की योजना प्रस्तुत की थी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। तो मुस्लिम लीग को ये बोला गया था कि जो स्वतंत्रता है उसकी मांग का समर्थन करे, एज अ भारतीय, एज अ राष्ट्रवादी की तरह सोचे, ये बोला गया था। तथा कांग्रेस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार के गठन का सहयोग करें। सो देखिए, अस्थायी सरकार के गठन के सहयोग करें इसलिए ये बोला गया था। और आपने देखा भी होगा जो अंतरिम सरकार बनी थी वो, उसमें पहले मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है, देन बाद में उसके 5 सदस्य शामिल होते हैं। आपने देखा होगा जो अंतरिम सरकार बनती है 1946 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम भाग में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी और पूर्वी भाग की सीमा निर्धारित करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही एक वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों को मतगणना करके भारत में उनके संबंध विच्छेद का निर्णय किया गया था। तो ये आपने देखो, रेड क्लिफ लाइन जो है वो तो बाद में हुआ था, 1947 की बात है। तो ये इसमें क्या बोला गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों की सीमा निर्धारित करने के लिए कमीशन नियुक्त किया जाए और उसके साथ ही वयस्क मताधिकार के प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों को मतगणना करके भारत के उनके संबंध विच्छेद का निर्णय किया जाए। तो पहले तो ये बात बोली गई कि भाई ये राष्ट्रीयता में जो हमारा आज़ादी है, स्वतंत्रता, उसमें भाग लें, भारत की स्वतंत्रता। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, विभाजन करना है कैसे क्या करना है। सभी राजनीतिक दलों को मतदान के पूर्व अपने अपने दृष्टिकोण का प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाए। देश के विभाजन की स्थिति में सभी अनिवार्य विषय जैसे रक्षा, यातायात, संचार आदि पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। उपरोक्त सभी शर्तें ब्रिटेन से भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान किए जाने के बाद ही मानी जानी। तो जो भारत का विभाजन हुआ उसका उसी से रिलेटेड है ना, जो पाकिस्तान बन रहा है तो उसी के विभाजन से रिलेटेड है। पहले मुस्लिम क्या करें, अभी पार्टिसिपेट करें भारत की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए। देन अगर फ्रीडम मिल गया तो ये चीज़ें होंगी, कैसे बॉर्डर बनेगा और विभाजन होगा, ये सारी चीज़ें थी इसमें मेंशन की गई थी।
सो गांधी जी ने इसी फार्मूले के आधार पर जिन्ना से बातचीत की और मोहम्मद अली जिन्ना को इसी समय गांधी जी ने कायदे आजम कहा। तो कायदे आजम किसने कहा? गांधी जी ने किसको कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को। यह फार्मूला जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था और कालांतर में भारत का विभाजन भी इसी फार्मूला के आधार पर किया जाता है। तो ये पॉइंट उस टाइम इसको अस्वीकार किया था, बाद में इसी आधार पर विभाजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेबल योजना, जो कि 14 जून 1945 को आता है। तो ये चीज़ें आप देखिए कि ये योजनाएं क्या हैं, फिर कैबिनेट मिशन आएगा कैसे, माउंटबेटन योजना से भारत का विभाजन होता है, माउंटबेटन। तो वेबल योजना जो आया था 14 जून 1945 को हुआ था, और 14 जून 1945 को संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वेबल ने कुछ नए प्रस्ताव की अनाउंसमेंट की थी। ये प्रस्ताव वेबल योजना के नाम से प्रसिद्ध है, और इस योजना के मुख्य बिंदु जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ये वेबल योजना है क्या? तो देखिए, केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय होंगे। तो वायसराय तो होंगे, ये ब्रिटिशर होंगे। कमांडर इन चीफ जो सचिव होंगे वो भी ब्रिटिशर ही होंगे। उसके बाद जो अतिरिक्त सदस्य हैं वो भारतीय होंगे। ऐसा बात किया गया था। जो कार्यकारी परिषद का गठन होगा उसमें ये भारत के विभाजन के बाद भी आपको देखने को मिलेगा, जो वायसराय बनते हैं वो ब्रिटिशर ही बनते हैं। पहली बार विदेश विभाग भी एक भारतीय अधिकार में किया जाना था, और कार्यकारी परिषद का अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान का निर्माण नहीं हो जाता था। ठीक है, ये कार्यकारी परिषद की अंदर ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जिन ब्रिटिश राज्यों में भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 19(3) के तहत गवर्नर का शासन लागू था, वह मिली जुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जानी थी। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, और यही बात विवादास्पद था, क्योंकि देखिए उस टाइम जो पॉपुलेशन था इंडिया में हिंदूज की ज़्यादा थी, हिंदू ज़्यादा थे। अब माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम आते 25 जनसंख्या थी। अगर दोनों को, अगर मान लीजिए 12 सदस्य हैं, मान लीजिए 14 सदस्य थे, 14 सदस्य हैं, अगर 6 में से 6 एक हिंदू मिले, 6 मुसलमानों को मिलेगा, वो भी ये जिन्ना ने ये बोला था कि इसमें सभी मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे। अब मुस्लिम लीग ज़रूरी नहीं है कि सभी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किए होंगे, कुछ मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस को ज्वाइन किए गए, लेकिन जिन्ना ने बोला था कि मुस्लिम लीग ही क्या करती है, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी सभी मुसलमान इसी में हैं, इसी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ कांग्रेस के सहयोगी थे, कांग्रेस के साथ थे। तो अब ये था कि देखिए, 2 तो एक सचिव बन गए, एक वायसराय बन गए। अब 6 कांग्रेस के सदस्य होंगे और 6 किसके होंगे, मुस्लिम के होंगे। तो ये बात की गई थी कि जो सीटों की प्रावधान है, जो कार्यकारी परिषद है, हिंदू मुस्लिम की संख्याओं का बराबर होगी। प्रतिरक्षा को छोड़कर, जबकि हिंदू में आप बौद्ध को भी शामिल किया गया था उस टाइम में, तो प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भारतीय को सौंप दिया गया था, लेकिन जो डिफेंस था वो अंग्रेजों के पास था। गवर्नर जनरल बिना किसी कार्य निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अब ये गवर्नर जनरल पे वीटो का जो पावर था वो हटा दिया, मतलब बिना किसी विशेष प्रावधान के नहीं कर सकता है। कांग्रेस के नेता शीघ्र रिहा कर दिए जाएंगे तथा शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था 1942 में, जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो देखिए, इसमें ये बोला गया था जो भी कांग्रेस के नेता हैं गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के वाणिज्यिक एवं अन्य हितों को देखरेख के लिए भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। तो ये वेबल योजना की बात थी, लेकिन इस योजना के लिए शिमला सम्मेलन भी होता है, जिसको मुस्लिम लीग स्वीकार करती है। सॉरी, अभी मैं बताऊंगी मुस्लिम लीग स्वीकार करती है कि नहीं करती है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो इस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून को क्या होता है, 4 जून को ये आया। ठीक है, अब या वो 1945 को ही 25 जून को क्या होता है, शिमला का में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस सम्मेलन में मौलाना अबुल आज़ाद ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये देखिए, बाद में जब 1942 में 1940 से ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्यों? क्योंकि इस बीच कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था, तो ये 1946 तक 6 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहता है। तो देखिए, ये इसकी जो अध्यक्षता यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तथा मुस्लिम लीग की तरफ से कौन होगा, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में जिन्ना ने वायसराय के कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम लीग से ही लिए जाने का प्रस्ताव किया था। तो शिमला सम्मेलन हुआ था वेबल योजना पे डिस्कशन करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो बोल रहे थे जो कार्यकारिणी परिषद है वायसराय की, उसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो ऑल ओवर इंडिया से नहीं आएंगे, कांग्रेस में भी तो कुछ मुस्लिम हैं,
कांग्रेस के साथ भी कुछ मुस्लिम थे और कुछ मुस्लिम लीग से शामिल नहीं थे। लेकिन यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं, जो भी मुस्लिम है ये सब कहाँ से आएंगे, मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे। तो ये बोला गया था, ये जिन्ना ने ये प्रस्ताव किया था, क्योंकि इनके अनुसार मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। और यह प्रस्ताव ही इस सम्मेलन की सफलता का कारण बना, क्योंकि कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस ने जिन्ना के इस अनुचित एवं अप्रजातांत्रिक प्रस्ताव का विरोध किया। बेबल ने वायसराय की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की, जिसके कुल 14 स्थानों में से, यानी 6 जो सदस्य थे, 6 स्थानों में मुसलमानों के लिए आरक्षित जो सीट्स थी वो उसमें 6 सीट्स मुसलमानों के लिए थी। और जबकि ये देखा गया कि उस टाइम जनसंख्या मुस्लिमों की कम थी, 25% भागी मुसलमान थे। इसके बाद भी लीग संतुष्ट करने के लिए 14 में से 6 सदस्य मुसलमानों में चुने गए, और इसके बावजूद लीग के इस प्रस्ताव का विरोध किया था। देखिए, लीग के लिए तो अच्छा था कि मुस्लिम सदस्य जा रहे, लेकिन ये लीग चाहती थी कि मुस्लिम लीग के सदस्य ही जाए। तो देखिए, और फिर भी मुस्लिम लीग ने इसका अस्वीकार कर दिया था। वेबल क्या हुआ, वेबल ने तुष्टिकरण की नीति को अपनाते हुए मुसलमानों को वीटो का अधिकार भी प्रदान कर दिया था। इस वीटो शक्ति से मुसलमानों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि यदि उन्हें किसी भी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो ऐसा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही स्वीकार होगा। तो मतलब ये देखिए, एक तरफ वीटो भी पावर दे दिया, अगर सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा हो गई। कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित नामों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने आपत्ति की और पृथक नामांकन का अधिकार मांगा। तो अंततः क्या हुआ, जुलाई सदस्य की निर्धारण किया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, जुलाई में 14 जुलाई 1945 को जो ये योजना हुई, ये योजना विफल हो गई। जबकि 25 जून को क्या होता है, इसका शिमला सम्मेलन होता है। उसके बाद ये योजना विफल हो जाती है, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति है वो भी सदस्यता के लिए विरोध करते थे। भारत में आम चुनाव होता है दिसंबर 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में हुए चुनाव में क्लेमेंट इटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी, अब जो क्लेमेंट इटली है वो पीएम बन जाते हैं, और चर्चिल था ना, तो अभी क्लेमेंट इटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सत्ता में आई, और इटली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सर पैथिन्स लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया था, और इटली ने भारत में प्रथम कार्यवाही के तहत आम चुनाव करवाया था, जिसमें केंद्रीय विधानमंडल में 102 सीटों में, केंद्रीय की बात हो रही है, प्रांतों की नहीं, केंद्रीय विधानमंडल में 102 सीटों में से 59 सीटों पर कांग्रेस की सफलता हुई थी। कांग्रेस को प्रांतीय चुनाव में भी बंगाल, सिंध, पंजाब, अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बहुमत मिला था। कांग्रेस को देखिए, जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र वहां पे नहीं मिलता, बंगाल, सिंध और पंजाब में, यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सीट्स नहीं मिलेंगी। अन्य स्थानों पर बहुमत मिला था। कांग्रेस बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, असम, बिहार तथा मध्य प्रांत में अपनी सरकार की स्थापना की। मुस्लिम लीग को बंगाल एवं सिंध में बहुमत प्राप्त हुआ। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर सरकार का गठन किया। तो पंजाब में कांग्रेस, अकालियों तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर गठन किया था, जबकि मुस्लिम लीग बंगाल एवं सिंध में बहुमत प्राप्त कर ली थी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। 102 सीटों में से कांग्रेस को मिली थी। ये आम चुनाव था, जो कि केंद्रीय चुनाव था। ठीक है, अभी जो लास्ट है, देखिए, शाही नौसेना विद्रोह बात करेंगे तो 1946 का विद्रोह है। देन आप देखेंगे कैसे कैबिनेट मिशन आता है। तो ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों पर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज आंदोलन, उसके बाद अन्य सभी घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ा था। फिर क्या हुआ, मुंबई में वायुसेना के कर्मचारियों ने जनवरी 1946 में हड़ताल कर दी थी। क्यों हड़ताल की थी? वेतन को लेकर, खाने अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी। तो बम्बई में वायुसेना के कर्मचारियों ने जनवरी 1946 को हड़ताल कर दी। इसे बाद में 18 फरवरी 1946 को बम्बई में शाही भारतीय नौसेना सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बम्बई में विद्रोह हुआ। यह विद्रोह नौसेना गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं नौ सैनिकों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालिक कारणों में भारतीय सैनिकों को भोजन या वेतन से संबंधित शिकायतें थी, भेदभावपूर्ण व्यवहार था, और नस्लवादी जो रंग भेद तथा अपमानजनक टिप्पणियां प्रशिक्षित पोत के कर्मचारियों द्वारा खराब भोजन दिए जाने की शिकायत के साथ हुई थी। तो अंग्रेज अधिकारियों ने इस शिकायत के जवाब में कहा था कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता। मतलब जो अभी देखिए काम कर रहे हैं अंग्रेजों के लिए, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब बेगर्स चूज करने का अधिकार नहीं है उनको, ना चुनने का अधिकार है कि उनको कैसा फूड मिलना चाहिए, ऐसा अंग्रेज अधिकारी ने कहा था। इस टिप्पणी के विरोध में तलवार के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, और इस प्रकार कराची और मद्रास तक फैल गया था। ये देखते देखते बम्बई में 20 नौसैनिक जहाज़ों को इसने अपने चपेट में ले लिया, और एक कम्युनिस्ट पार्टी के ध्वज फहरा दिए। कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उसका ध्वज फहरा लिया था। तो इस विद्रोह के मतलब कम्युनिस्ट पार्टी सब साम्यवादी थी,
वो वाली जो विद्रोह हिंसावादी थी समझ लीजिए। इस विद्रोह के दौरान इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को मुक्त करो। अभी देखिए उन पे मुकदमा चल रहा था ना, मुकदमा चल रहा था, ये 1946 का है। 1945 में उनमें मुकदमा चल रहा था, जो आज़ाद हिंद फौज के, जो जब जापान की हार हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो जो हार जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के, जो इंडियन नेशनल आर्मी होती है, उसके सदस्यों को गिरफ्तार करके उन पर दिल्ली में मुकदमा चलाया जाता है। लाल किले का मुकदमा फेमस है, आपने पढ़ा होगा। तो विद्रोहियों ने अपने सिपाहियों को मुक्त करें जैसे नारे लगाए गए थे, तो विद्रोहियों ने अपने एक साथी नाविक बीसी दत्त को रिहा करने की मांग की। बीसी दत्त को रिहा करने की मांग की थी। उन्होंने दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब भारत छोड़ो लिखने से गिरफ्तार कर लिया गया था बीसी दत्त को। इस दौरान MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल की समिति का गठन भी किया गया था। 22 फरवरी तक, मतलब 22 फरवरी तक 78 जहाजों, 20 बंदरगाहों और 20,000 भारतीय नौसैनिकों समेत विद्रोह देश के तमाम अड्डों पर फैल गया था। 1946 के क्रांतिकारी माहौल में विद्रोहियों के स्वाभाविक रूप से अभूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हुआ था। कैसा कैसा समर्थन कहाँ से मिला था देख लेते हैं। कराची में हिंदू और मुस्लिम छात्रों एवं मजदूरों ने भारतीय नाविकों के समर्थन प्रदर्शन किए और सेना तथा पुलिस से लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, बम्बई में क्या होता है, बम्बई में नाविकों के प्रति आम सहानुभूति की भावना फैल गई। लोगों ने भोजन फ्री में देना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने उनसे निवेदन किया कि जो पसंद आए आके मेरे दुकान से ले जाओ। 22 फरवरी को क्या हुआ, कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्ट के सहयोग से आम हड़ताल का आह्वान किया और इस दिन देखिए 3 लाख मजदूर कांग्रेस और लीग निर्देशों की अपेक्षा करते हुए मिले और फैक्ट्रियां छोड़कर सड़कों पर आ गए। इसके अंतर्गत चारों ओर संघर्ष का माहौल था। बम्बई कोलकाता से अधिक दुखद स्थिति हुई और साथ ही यहाँ से संघर्ष का केंद्र बिंदु मजदूर वर्ग रहे। भयंकर संघर्ष में कई सौ लोग जाने गई, हजारों लोग मारे गए थे। तो देखा जाए तो क्या होता है, लोग घायल भी होते, लेकिन मुंबई का यह संघर्ष आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पर ये नौसेना विद्रोह आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों? जो ब्रिटिश थी उसके पास सैन्य शक्ति थी, उसका भरपूर प्रयोग करती है। 23 फरवरी को वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने संयुक्त रूप से भारतीय नाविकों से आत्मसमर्पण कराने का प्रयास किया। किसने किया? जिन्ना ने और वल्लभ भाई पटेल ने आत्मसमर्पण किया, मतलब अब छोड़ दो विद्रोह। कांग्रेस और लीग ने यह वचन दिया कि वे भारतीय नाविकों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव बढ़ते जाने पर रोक लगाएंगे, परंतु शीघ्र ये वचन भुला दिया गया क्योंकि व्यस्तता आ गई, चेंजेस हुए, बहुत सारी चेंजेस हुए। तो इस समय ब्रिटेन के नव एक प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में कैबिनेट मिशन भारत योजना की घोषणा की थी। अब आएगा कैबिनेट मिशन, ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारे बताए क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कैबिनेट मिशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सीक्वेंस पूछा गया कि कौन सी घटना पहले हुई, इसलिए मैंने CR फॉर्मूला 1944 का बताया। देन मैंने बताया आम चुनाव हुआ, आम चुनाव के बाद मैंने क्या वेबल योजना भी बताई, वेबल योजना के बाद मैंने ये नौसेना विद्रोह भी बताई। तो 1945 में शिमला सम्मेलन होता है और फिर मैंने आपको आम चुनाव का भी बताया। आम चुनाव कब हुआ था? 1945 में दिसंबर में हुआ था और फेल कब हो गया था? 14 जुलाई को 1945 को वेबल योजना फेल हो गई थी। आई थी कब? 4 जून को आई थी, आई थिंक 4 जून को आई थी ना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जून को आई थी, सॉरी मैंने पहले 4 जून बोल दिया था। वो 3 जून की योजना जो आती है ना, वो तो माउंटबेटन योजना को हम 3 जून की योजना कहते हैं, ठीक है, वो नहीं है, वो अलग है। तो ये सारे देखिए। अब हम आते हैं जो मेन पॉइंट है हम देखेंगे। और CR फार्मूला कब आया था, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। तो CR फार्मूला कब आया था? 10 जुलाई को। 10 जुलाई को CR फार्मूला आता है, कब? वो 1944 को। और उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं। 1943 में आपको पता है, ये सब मैंने पहले बताया था। 1942 में INS का सब कुछ बताया था, मोहन सिंह से रिलेटेड, कैसे आज़ाद हिंद फौज बनता है, फिर आज़ाद हिंद सरकार बनाया जाता है, हिंद सरकार बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की, जो उसके प्रधानमंत्री होते हैं। देन ये सीक्वेंस चलता रहता है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1945 में मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा चलाने में कब छोड़ा जाता है, ये भी सब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। देन वेबल योजना आती है। वेबल योजना के बाद वेबल योजना कब आती है? 14 जून को। फिर शिमला सम्मेलन होता है 24 जून को आई गेस। फिर 16 जुलाई को ये कैंसिल हो जाता है। फिर होता है कौन? 14 जुलाई को ये वेबल योजना असफल हो जाती है। फिर आम चुनाव दिसंबर में होता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी आ गई। तो भारतीय नौसेना विद्रोह होता है, कब होता है? 18 फरवरी से शुरू हो जाता है, 18 फरवरी 1946 से। अब इसी में आपका कैबिनेट मिशन आएगा। कब आएगा वो हम देखेंगे, 1946 में ही आएगा। कब होगा, कैसे आम चुनाव होता है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।